नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, कानपुर से आ रही है, जहां कारोबारी पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीयूष जैन को जीएसटी की इंटेलिजेंस टीम ने गिरफ्तार किया है। हम आपको बता दें कि पीयूष जैन के घर से जीएसटी और इनकम टैक्स की टीम को 250 करोड़ से भी ज्यादा के कैश की बरामदगी हुई है, जबकि कई किलो सोना और चांदी भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि पैसे इतने ज्यादा कैश में थे कि कई लोगों को मशीन्स के साथ कई घंटों तक लगातार यहां पर पैसे गिनने के लिए बैठना पड़ा और बाद में समझ में आया कि 250 करोड़ लगभग यहां से कैश बरामद किया गया है। जानकारी ये भी मिली है कि कई किलो सोना और चांदी भी पीयूष जैन के घर से बरामद हुआ है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि गोरख धंधे की खबर इंटेलिजेंस की टीम को खुफिया जानकारी मिली थी और उसके बाद तमाम शैल कंपनियों के बारे में जानकारी मिली और उसके बाद ये कार्रवाई शुरू की गई। ओमिक्रॉन के खिलाफ देश की निर्णायक जंग तो चल ही रही है, मगर उसके साथ उत्तर प्रदेश में चुनावी जंग भी शुरू हो चुकी है। कासगंज में गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव पर ताबड़तोड़ हमले बोले और झांसी में प्रियंका गांधी ने योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, यूपी में चुनावी लड़ाई धारदार होती जा रही है। मोदी जी के नेतृत्व में बुंदेलखंड वालों ने चौका लगाकर बुआ और बबुआ दोनों का सुपड़ा साफ कर दिया। दावे हैं, दांव हैं, सियासत की लड़ाई है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है और इस चुनाव में विरोधियों को चित करने के लिए हर दल के नेता दौड़ लगा रहे हैं। शहर के शहर नापे जा रहे हैं, हर गली, हर चौराहे, हर नुक्कड़ तलाशे जा रहे हैं। नेता अपनी पार्टी की जीत के लिए दमखम दिखा रहे हैं। बुंदेलखंड की धरती पर कांग्रेस ने मैराथन वाला अभियान चलाया। लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे को आगे बढ़ाया। तो उसी बुंदेलखंड में अमित शाह ने फिर से 300 पार का नारा दोहराया। बुआ बबुआ वाले तंज से एसपी बीएसपी की सरकारों का पूरा हिसाब किताब गिनाया। इसका कारण है उत्तर प्रदेश में ये बुआ बबुआ ने जो सरकारें चलाई, वो सभी का विकास करती थी क्या? करती थी क्या? सपा के राज में आपका भला होता था क्या? बसपा के राज में आपका भला होता था क्या? वो नहीं कर सकते। एक जातिवादी पार्टियां है, एक परिवारवादी पार्टियां है। सब समाज को साथ में लेकर केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही आगे बढ़ सकती है। मित्रों, 2014 में मैं यहां चुनाव का प्रभारी था और 2014 में मैं जहां पर भी जाता था, एक ही बात आती थी, ये सपा के गुंडे परेशान कर रहे हैं। करते थे या नहीं करते थे? सत्ता में करते थे या नहीं करते थे? हर जिले में एक दादा होता था या नहीं होता था? होता था या दादा नहीं होता था? आज हनुमान दादा के अलावे कोई दादा कोई जिले में नहीं होता। झांसी में मैराथन के जरिए कांग्रेस ने माहौल बनाया, तो लखनऊ में मैराथन की इजाजत न मिलने पर योगी सरकार पर सवाल उठाया। हम जानते हैं कि तुम इस क्रांति से डर गए। लखनऊ की अनुमति रद्द करने की तुम्हारी मंशा बीच चौराहे पर उजागर हो गई है। ये झांसी मैराथन में लड़कियों की 10,000 से ज्यादा की भीड़ है, जो हुक्मरानों को संदेश दे रही है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। ये महिलाओं का जनगीत तानाशाही सरकार को डरा रहा है। उत्तर प्रदेश की इस लड़ाई के शोर चारों ओर है। यही वजह है कि हैदराबाद में ओवैसी की रैली में भी मोदी योगी के नाम का ही शोर है। यहाँ पुलिस वालों पर दिए गए बयान पर ओवैसी ने फिर से सफाई दी। झूठ फैलाने का आरोप लगाकर बीजेपी की खिंचाई की। मैं नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं,
आप देश के प्रधानमंत्री हैं। अरे कानपुर की 45 मिनट की मेरी तकरीर, आपको सिर्फ 45 सेकंड दिखे उसमें, और वो भी झूठ। मोदी और योगी को, असदुद्दीन ओवैसी को दिखाना पड़ रहा है झूठ के लिए। अरे सच्चाई का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, याद रखो मोदी और योगी। हम जुल्म का जिक्र नहीं करेंगे, हम मजलूम का जिक्र नहीं करेंगे, हम मरने वालों का जिक्र नहीं करेंगे, जिंदों को दबाया जा रहा है उनके दबाने का जिक्र नहीं करेंगे। बीजेपी और ये तमाम सेकुलर जहन रखने वाली पार्टियां ये चाहती हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जालिम का साथ दे। याद रखो, अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा, असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस का एक एक रुकन जालिम का नहीं मजलूम का साथ देंगे। अपने बयानों से ओवैसी यूपी का चुनावी माहौल गरमा रहे हैं और बार बार बीजेपी नेताओं के निशाने पर आ रहे हैं। वो एक है हैदराबादी, नाम सुना है, दाढ़ी वाला ओवैसी। अयोध्या में राम के मंदिर पर एक ईंट का टुकड़ा नहीं रखा जा सकता, खून खराबा हो जाएगा। क्या हुआ ओवैसी? एक कचरा कहीं खून का नहीं गिरा, और विश्व का सबसे भव्य दिव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है, बड़े बड़े पत्थर तलाश के बन रहा है। उत्तर प्रदेश में ओवैसी की मंशा पर कांग्रेस शक जता रही है। ओवैसी के तल्ख बयानों को बीजेपी की मिली भगत का असर बता रही है। योगी आदित्यनाथ को ओवैसी ज्यादा जानते हैं, मिलते रहते होंगे, चूंकि वो बोलते वही हैं जो योगी और अमित शाह उनसे कहते हैं, उनको मजबूत करने के लिए। कि जो इन बयानों और हमलों के बीच यूपी में चुनावी रंग चढ़ता जा रहा है। यूपी के सियासी फजा में तनाव बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से बढ़ते हुए खतरे के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों को क्रिसमस गिफ्ट दिया है। पीएम मोदी ने 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन की तोहफा दिया है। देश में इस वक्त 15 से 18 वर्ष के बीच के करीब 10 करोड़ बच्चे हैं, जिन्हें 3 जनवरी से वैक्सीन लगाई जाएगी। कोरोना संक्रमण के खिलाफ चल रही जंग में भारत का एक और बड़ा दांव। क्रिसमस पर पीएम मोदी ने दिया बच्चों को कोरोना वैक्सीन का तोहफा। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। अब देश के बच्चे डर कर नहीं, सावधान रहकर करेंगे कोरोना वायरस का मुकाबला, क्योंकि उन्हें मिल गया है वैक्सीन का सुरक्षा कवच। नहीं, पहले क्या था कि वैक्सीन नहीं थी तो ऑनलाइन ही सब कुछ हो रहा था। तो अभी जो वैक्सीन आई है उससे बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि अब स्कूल में जा पाएंगे, दोस्तों से मिल पाएंगे, टीचर से मिल पाएंगे। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि वैक्सीन लगने वाली है। 15 to 18 ईयर्स के बच्चों को वैक्सीन लगना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमको कोचिंग जाना रहता है, स्कूल जाना रहता है। हम कितना भी प्रिकॉशंस ले लें, कितना भी हमारे सेफ्टी मेजर्स हो जाएं, पर हम घर में आके टेंशन रहता है, मन में एक टेंशन बना रहता है। पीएम मोदी ने कल वो कहा जिसका इंतजार देश के करोड़ों माँ बाप को था। पीएम मोदी ने कल वो ऐलान किया जो देश के भविष्य के हित में जरूरी था। चूंकि अब भारत में करीब 89% आबादी को एटलीस्ट 1 शॉट मिल चुका है और 60 से अधिक फीसदी एडल्ट आबादी को 2 शॉट्स मिल चुके हैं, तो बच्चों को भी थोड़ा सा रिस्क है। और उस बाबत बच्चों का टीकाकरण, खासतौर से 15 से 17 साल के बच्चों का टीकाकरण एक सही और अच्छा निर्णय है। यह बहुप्रतीक्षित था, पेरेंट्स को भी इसका इंतजार था। खासतौर से बच्चों में जो बड़े बच्चे होते हैं, तुलनात्मक रूप से गंभीर बीमारी होने का खतरा अन्य बच्चों से अधिक होता है, तो बड़े बच्चों को प्राथमिकता दी गई है। यह अच्छी शुरुआत है। नए साल पर ओमिक्रॉन के खतरे से लड़ने के लिए नई जंग की तैयारी शुरू हो गई है। वो तारीख नोट कर लीजिए जिस दिन आपको भी इस जंग में उतरने से पहले सुरक्षा कवच पहनने हैं। 3 जनवरी से 15 से 18 साल की उम्र के बच्चे तैयार रहें।
वैक्सीन की पहली डोज के लिए। 10 जनवरी को हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स तैयार रहें वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लगवाने के लिए। 10 जनवरी को ही 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग भी कमर कस लें ओमिक्रॉन से चल रही जंग में वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लगवाने के लिए। प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाए। एक्सपर्ट्स लगातार ये कह रहे थे कि ओमिक्रॉन को कड़ी टक्कर देने के लिए बच्चों को वैक्सीन और बुजुर्गों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज देने की जरूरत है और इसी वजह से ये बड़ा निर्णय लिया गया। जितने हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको वैक्सीन जो है 10 से 11 महीने पहले लगी थी और अब समय आ गया है कि उनकी इम्यूनिटी वेन ऑफ हो रही है, तो उनको भी हम प्रोटेक्शन दे दें। क्योंकि अगर हम कोरोना वॉरियर्स को प्रोटेक्टेड रखेंगे, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज या हॉस्पिटल के स्टाफ को प्रोटेक्टेड रखेंगे, तो अगर खुदा नहीं खास्ता हमारे देश के अंदर वेव आती है ओमिक्रॉन की, तो वो सक्षम रहेंगे हम सबको बचाने के लिए। और दूसरा ये भी है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके पास पेशेंट्स के साथ में कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा रहती है, तो वो सुपर स्प्रेडर भी एक्ट कर सकते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। इसी तरह से 60 साल से वृद्ध जो व्यक्ति हैं और जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं उनको भी बचाव करना बहुत जरूरी है। तो ये एक बहुत ऐतिहासिक कदम है। बच्चों के वैक्सीनेशन के अहम फैसले ने अभिभावकों को खुश कर दिया है। दरअसल माँ बाप को वैक्सीन लग चुकी थी, लेकिन बच्चों के लिए वैक्सीन अभी तक नहीं थी। इसी वजह से उन्हें बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता थी। बिल्कुल बहुत सराहनीय कदम है सरकार का, और बच्चे अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं थे, तो वो हम ना स्कूल कॉलेज कहीं नहीं जा पा रहे थे, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, घर बैठे बैठे 2 साल हो गए थे। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है जो ये इन्होंने वैक्सीनेशन, अब हम निडर होकर बच्चों को स्कूल कॉलेज भेज सकते हैं। कह रहा हूँ बच्चे जब तक सेफ नहीं है तब तक हम सेफ नहीं है। हम बच्चों के लिए जी रहे हैं और किसी के लिए नहीं, क्योंकि बच्चों के, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि छोटे बच्चों के लिए भी ये शुरू कर देना चाहिए। 5 से और 18 साल तक के बच्चों के लिए भी सरकार को जल्दी फैसला लेना चाहिए। इससे हम लोग सेफ रहेंगे, हम खुश रहेंगे इस सरकार के फैसले से, और भी ज़्यादा खुश होंगे। आप कितने साल के हैं? हम 16। आपको अब डोज मिलेगा, कैसा लग रहा है कि मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जी ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि हम बहुत टाइम से ट्यूशन्स हो गया, पढ़ाई को भी इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन ट्यूशन्स हो रही है एंड ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही है, कोई खेलने जा नहीं पाता एंड हम बहुत सारी आउटडोर करिकुलर एक्टिविटीज़ है वो भी बहुत ज़्यादा बंद हो गई हैं, कोई कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए अगर वैक्सीन लग जाएगी तो हम भी सेफ रहेंगे एंड अच्छा रहेगा हमारे लिए। अच्छा रहेगा। आपको कैसा लगता है फैसला? इसमें 2 राय वाली बात नहीं है कि वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए, इसमें वैक्सीन लगनी चाहिए जिससे कि हमारी पढ़ाई भी कंटिन्यू में रहे और हम बाहर भी जा सकें। बच्चे भी इस खबर को सुनकर खुद को पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जल्दी ही उन्हें भी वैक्सीन लगने वाली है। बच्चों को भी संक्रमित होने का डर था, वो स्कूल जाते थे, कोचिंग जाते थे, कब कहां किससे संक्रमण हो जाए उन्हें पता नहीं चलता था, लेकिन अब उनके अंदर से ये डर खत्म हो रहा है। गवर्नमेंट के इस पॉजिटिव स्टेप की बहुत आई अप्रिशिएट। एक्चुअली मैं मदर हूँ 15 साल के बच्चे की, और पिछले 2 साल में मैंने इतना ऑब्जर्व किया है कि बच्चे की सोशल इंटरेक्शन स्किल्स बिल्कुल गायब हो गई हैं। पब्लिक स्पीकिंग तो पूछो ही मत, वो सबके सामने बोलने से भी डर रहे हैं। जबकि स्कूल जाते हैं तो ये सब चीज़ें ओवरकम हो जाती हैं जब वो प्रैक्टिस करते हैं। तो अभी वैक्सीन लगेगी तो वो स्कूल जा पाएंगे। सो आई रियली अप्रिशिएट कि सब जो लास्ट 2 इयर्स में उन लोगों ने बियर किया है वो सब ओवरकम होगा। सबसे पहले तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहूँगा। ये बहुत ही बड़ा स्टेप था और बहुत ही अच्छा स्टेप था, एकदम अच्छी टाइमिंग पे लिया गया है ये स्टेप, ताकि जो हमें दिक्कत आ रही थी ऑनलाइन स्टडीज़ वगैरह में, जो बच्चों के पास गैजेट्स अवेलेबल नहीं थे और बहुत सारी जो दिक्कतें आ रही थी, तो उसमें काफ़ी सॉल्यूशन मिला है इस चीज़ में। और सारे जो बच्चे ऊपर ऑनलाइन स्टडीज़ कर करके मन नहीं कर रहा था किसी का भी करने का, तो स्कूल में एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बनता है, तो हम वहाँ जाके पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा वापस हमें सबसे मिलना जुलना। वैक्सीन की बूस्टर डोज की खबर से देशवासियों को खुशी है, लेकिन कुछ सवाल भी उनके जहन में है, जैसे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा और 3 जनवरी को कौन सी वैक्सीन बच्चों को लगाई जाएगी। फिलहाल देश के बच्चों के लिए केवल 2 कंपनियों की वैक्सीन को ही DCGI की मंजूरी मिली है। इस लिस्ट में पहला नाम है जायडस कैडिला। जायडस कैडिला की वैक्सीन 3 डोज वाली है। जायडस कैडिला को अगस्त में मंजूरी मिली और दूसरी वैक्सीन है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन को कल ही DCGI ने इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है। जहां तक रजिस्ट्रेशन की बात है तो फिलहाल कोविन पोर्टल के जरिए ही रजिस्ट्रेशन होता आया है।
मुमकिन है कि ये प्रक्रिया चलती रहेगी, क्योंकि इसको लेकर अभी कुछ और कहा नहीं गया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि बच्चों के लिए अलग वैक्सीनेशन सेंटर भी बनाए जा सकते हैं या फिर स्कूल कॉलेजों में वैक्सीन लगाई जाएगी। दुनिया के कई देशों में बच्चों को काफी पहले से वैक्सीन लगाई जा रही है। इस रेस में भले ही भारत ने सोच विचार करने में देर की हो, लेकिन जहां तक वैक्सीनेशन की बात है तो भारत दुनिया के सभी देशों से कहीं आगे है। हर भारतवासी इस बात पर गर्व करेगा कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे विस्तारित और कठिन भौगोलिक स्थितियों के बीच इतना सुरक्षित वैक्सीनेशन अभियान चलाया। कई राज्य और विशेष तौर से टूरिज्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य जैसे गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल जैसे राज्यों ने 100% सिंगल डोज वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। देश में कोरोना के वैक्सीनेशन का महाअभियान चल रहा है। इसमें टारगेट है कि हर देशवासी को कोरोना की वैक्सीन लगे। उम्मीद है कि बच्चों को भी जल्द से जल्द वैक्सीन लगाई जाएगी। भोपाल से रविशपाल सिंह, दिल्ली से अरविंद ओझा, सुशांत मेहरा, मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।